नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। राज्यपाल के अभिभाषण से उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों के ब्यौरे के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर भी दिखाई दी। 3 बजे सदन स्थगित होने के बाद 4 बजे फिर से शुरू हुआ और इस दौरान विपक्ष के तेवर तीखे रहे। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की मांग की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा के बाद सदन से अभिभाषण पास हो चुका है। प्रीतम सिंह भी अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते सदन बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले दिन सदन सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीच में हमारे राज्य में चुनाव चल रहा था और विधानमंडल की बैठक होते ही होते काफी समय लग गया। इस बीच जो प्रक्रिया है उसी के तहत अगले 4 महीनों के लिए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। विधानसभा के पहले सत्र में 4 महीने के लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है। कल महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद लेखानुदान पास होगा। चूँकि बीच में हमारे राज्य के अंदर चुनाव चल रहा था और चुनाव प्रक्रिया के बाद भी और करीब जो विधानमंडल और सारे नेता के चयन ये सब बैठकें होते होते इतना टाइम लग गया। और इस बीच में एक जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए चूँकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प हैं जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे थे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। हमारा ये संकल्प और विकल्प रहित संकल्प है। जो भी हम जनता के सामने गए और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उस विजन को भी जो हमने जनता के सामने रखा है उन सभी मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे और व्यवहारिकता करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जब मैंने अपनी बात शुरू करी थी तब मैंने कहा था कि अभी चूँकि ये प्रक्रिया चल रही थी और प्रक्रिया के बीच में ये एक मैं कहूँ कि एक ज़रूरी चीज़ होती है कि लेखानुदान हो या बजट हो 31 मार्च से पहले प्रस्तुत होना होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें रह गई हैं। हम उसको क्रमवार रूप से करेंगे। जो भी हमारा विजन है वो भी विजन भी सामने आएगा, जो हमारे संकल्प हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, जो हमने वायदे किए हैं हम उन सभी को पूरा करेंगे। जैसे अभी आपके बीच में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हमारी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। इसी प्रकार से अभी हम जो हमने कहा था कि हम गरीब हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए साल में हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, तो उसका भी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हम वो भी करने वाले हैं। रोजगार के बारे में भी करने वाले हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए। देहरादून के भाऊवाला में सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि सैन्यधाम उत्तराखंड का राष्ट्र की सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान रहा। यहाँ का युवा देश की सैन्य शक्ति में शामिल होने के लिए सदैव तत्पर है। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अकील अहमद की कांग्रेस पार्टी से निष्कासन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहुत पहले अकील अहमद के ऊपर यह कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत देर में किया है। और आप लोग अब पूछ रहे होंगे मंत्रालय कब बटेंगे, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बहुत जल्दी मंत्रालय बढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से।
उत्तराखंड में चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस नेता अकील अहमद को पार्टी के अगले 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद अकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल तक कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया और अब चुनावी हार का ठीकरा उन पर फोड़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में वो ये जान गए हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करती है और जब हक की बात आती है तो किनारा कर लेती है। सफाई में इसमें ये रख रहा हूँ कि कांग्रेस मेरे सर पे जो है ठीकरा फोड़ रही है अपनी हार का, अपनी कमियों का, अपनी नाकामियों का। आप लोग 5 साल तक तो क्षेत्र में जाते नहीं, फिर आप कहते हैं आप चुनाव हार गए। मेरे इस बयान के कारण अगर पार्टी ये कह रही कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान आया उसके कारण जो है हम चुनाव हार गए, मैं कहता हूँ उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, क्या 5 राज्यों में बयान देने के लिए गया मैं? अगर उत्तराखंड में मैंने बयान दिया तो है मीडिया में जाने से पहले जब मेरा पर्चा वापस करने की बात आई 2022 में, तो मैंने 10 बिंदुओं में बात रखी थी। वो मैंने जो है मेरे पास प्रूफ है, प्रभारी को मैंने पढ़ा दिया था। और वो मोहन प्रकाश जी थे, मोहन प्रकाश जी जो ऑब्जर्वर मेरे घर आए थे, मैंने उनको भी वो लेटर दिखा था पहले। अगर उन्हें लगता था कि इस लेटर के कारण पार्टी को नुकसान होगा तो वो मुझे कहते कि इस लाइन को हटा दीजिए आप। उन्होंने क्यों नहीं कहा उस समय कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली लाइन को हटा दीजिए? मैं तो उसे हटा देता, मुझे कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो एक मुद्दा बन चुका, अब जब ये मुद्दा बन चुका है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उत्पीड़न केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ वोट दिया। कार्यकर्ताओं को पुलिस जब चाहे पकड़ रही है और उन पर केस दर्ज कर रही है। मैं हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरीके से विपक्ष के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है उससे बहुत आहत हूँ, बहुत उद्वेलित हूँ। लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं। सत्ता निरंकुश होकर यदि उनके विरोध में काम करने वालों को प्रताड़ित करेगी तो इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन से ही कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विशेष तौर पर और सामान्य लोगों पर भी, महिलाओं पर, गरीब तबके के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। छोटे बच्चों को उठा करके थाने में बिठा दिया जा रहा है। एक डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है। उसके खिलाफ मैंने ये अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए 1 घंटे का मौन उपवास रखा था और मैं समझता हूँ सत्तारूढ़ दल इस बात का कॉग्निजेंस लेगा और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकेगा। क्या लगता है सर, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हो रही हैं या क्या कारण क्या है? बिल्कुल सत्ता की देखरेख में हो रही है, नहीं तो पुलिस को क्या पड़ी है ऐसे करने लग जाएंगे और दूसरों की क्या पड़ी है। सत्ता की देखरेख में हो रही है और जिन लोगों ने विरोध में काम किया उनको दंडित किया जा रहा है। आज आपने 1 घंटे का मौन रखा सर, ये एक सांकेतिक है, एक प्रतीकात्मक है। अपना आक्रोश व्यक्त किया मैंने, लेकिन अब आगे जरूरत पड़ेगी तो पार्टी से और लोगों से भी बात। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण किया। रावत ने रिकॉर्ड सेक्शन, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, नजल भूमि संबंधित अभिलेखों सहित कई पत्रावलियों का गहनता से निरीक्षण किया। रावत ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय में रखे अभिलेखों का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से रखें। उन्होंने सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित मामलों का समय समय पर अवलोकन करते हुए निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी मामला लंबित न रहे, इस पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। ये कलेक्ट्रेट का एनुअल इंस्पेक्शन है जिसको कमिश्नर करते हैं। इसमें अभी मैंने एक तो लैंड रिकॉर्ड सेक्शन है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है और ZAC है, इनको देखा है। उसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि जो पत्रावलियों का रखरखाव एक तो, और सेकेंडली ये कि जो अलग अलग तरह की अनुमतियाँ होती हैं वो हमारी अपडेटेड रहे।
तो इसमें अधिकांश जगह मुझे काम अच्छा मिला है। एक आध जगह जहाँ पे मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे निर्देशित कर दिया गया है। विशेषकर जो हमारा ZA का जो सेक्शन है उसमें जो हमारी विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ होती हैं लैंड की, उसको मैंने कहा कि रख रखाव ठीक से हो और जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। सिमिलरली लैंड रिकॉर्ड्स के केस में क्योंकि हल्द्वानी का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो मैंने कहा कि एक बार उसको पूछ लें, अगर वहीं के लैंड रिकॉर्ड हल्द्वानी में ही जमा हो रहे हैं तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाए। इनको यहाँ पे आना है तो इधर आ जाएँ। और इनको क्योंकि हम रेवेन्यू विलेज वाइज क्लासीफाई करते हैं, आप जानते हैं कि लैंड मैनेजमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट। कांडा में कांडा कमयार घाटी क्षेत्र के लिए एकमात्र रोडवेज बस सेवा दिल्ली के भद्रकाली अटपैसिया तक होली के बाद से ही बंद चल रही है। ये अन्य बस सेवा होने से कांडा कमस्यार घाटी क्षेत्र की 15,000 से अधिक क्षेत्र जनता परेशान है। पूर्व ग्राम प्रधान बंशीधर कांडपाल और स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी प्रशासन फिर से बस सेवा शुरू नहीं कर पा रहा। ग्रामीणों ने रोडवेज बस दोबारा जल्द से शुरू करने की मांग की है। लेकिन ये विगत वर्षों से लगातार चली हुई है। आज ये होलियों से पहले तक गाड़ी बराबर चली, होलियों के बाद से अभी तक हमारे यहाँ न कोई बस आ रही है न कुछ हो रहा है। सभी जनता लोग परेशान हैं। हमारे बुजुर्ग लोग जो आज तक इधर उधर जाते थे बेचारे लोग गाड़ी के बिना वो भी परेशान हो रहे हैं। लिहाजा हम डिपार्टमेंट वालों से या ऑफिस वालों से हमने बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने बस नहीं लगाई। लिहाजा उनसे हमारा रिक्वेस्ट है जनता की। बागेश्वर के कपकोट नगर पंचायत ने नगर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया है। नगर पंचायत के ईओ नवीन कुमार भरांडे बाजार, पुल बाजार, मंडल बाजार में अभियान के दौरान लगातार चेकिंग भी कर रहे हैं। इस कड़ी में कपकोट नगर पंचायत ने अहम बैठक करते हुए एक बार फिर से फैसला लिया है कि नगर में पॉलीथीन बेचने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। जो भी चोरी छिपे पॉलीथीन बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्य सचिव महोदय उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के निर्देशानुसार आज दिनांक 29 मार्च को भराड़ी एवं कपकोट बाजार के व्यवसायियों को नगर पंचायत कपकोट के सभागार में स्वच्छता एवं पॉलीथीन बैन के संबंध में बैठक रखी गई थी, जिसमें व्यापारी को निर्देश दिए गए कि अगर कोई व्यवसायी पॉलीथीन प्रयोग व बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी एवं चालान की कार्रवाई की जाएगी एवं अपने प्रतिष्ठानों का कूड़ा नदी नालों सड़कों पर खुले में ना डालने की भी उनसे अपील की गई। और अगर कोई खुले में सड़क पर कोई व्यवसायी कूड़ा डालता हुआ अगर पकड़ा जाता है तो उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और व्यापारी से कहा गया है कि अपने प्रतिष्ठानों के आगे पॉलीथीन बैन साइन बोर्ड आवश्यक रूप से। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के जसपुर में 2 फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दोनों शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी विद्यालयों में नौकरी कर रहे थे। वहीं दोनों अध्यापकों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया है। अधिकारी आशाराम चौधरी ने बताया कि जांच के लिए SIT की टीम गठित की गई है, जिसमें दोनों अध्यापक दोषी पाए गए हैं, जिसमें से एक अध्यापक नवीन कुमार राजकीय प्राइमरी विद्यालय किशनपुर में था और दूसरा ओम प्रकाश राजकीय प्राइमरी विद्यालय मुरलीवाला में अध्यापक के पद पर तैनात था। फिलहाल दोनों के अध्यापकों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये उपखंड शिक्षा अधिकारी है जसपुर श्री आसाराम जी, इनके द्वारा 2 शिक्षकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी पाई गई थी, जिसकी जांच SIT द्वारा की गई थी और तदुपरांत ये अभियोग थाने में 2 अभियोग थाने में पंजीकृत किए गए हैं और जिसकी विवेचना चल रही है। 2 अध्यापक यहाँ पर ऐसे थे कि जो दूसरे के पेपर्स के आधार पर नौकरी कर रहे थे। ये रहने वाले कहीं अन्यत्र के थे, निवास प्रमाण पत्र
और अभिलेख जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लगा रखे थे। ये जांच पड़ताल में जो है ये फर्जी पाए गए। इसमें कागजात तो सही हैं लेकिन वो व्यक्ति ही नौकरी करने वाले फर्जी थे, इसलिए इनको विभाग ने बर्खास्त किया है और उनको FIR दर्ज करने का आदेश थे। इनके खिलाफ जो है कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई है। इसमें 2 में से एक शिक्षक थे ओम कुमार, ये राज्य देश भर में चल रही ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरे दिन भी व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान प्रदेश के साथ साथ बागेश्वर में भी बैंक, आयकर और डाक विभाग समेत अन्य कार्यालयों के हड़ताली कर्मचारी अपने कार्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उन्होंने विरोध जताया। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से उनकी मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए। पोस्ट ऑफिस में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग है कि NPC को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाए। GDS कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की बाकी सभी सिफारिशें भी लागू की जाए। सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसके विरोध में हड़ताल में बैठे और दूसरी मांग हमारी पुरानी पेंशन लागू करनी है जो 1/4/2004 से जो इन्होंने NPS लागू किया है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और हम ये डटे रहेंगे जब तक ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं। तो आगे भी जब हमारा संघ की केंद्रीय नेतृत्व हमें आह्वान करेगा तो हम पॉलिसी है उसमें निजीकरण सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसलिए हम उसको बंद करना चाहते हैं तथा पुरानी पेंशन को लागू करना चाहते हैं जो कि 2004 के बाद बंद कर दी गई है और जैसे हमको बहुत घाटा आ रहा है। हम हमारी सबसे मेन मांग है, 2 मुख्य मांग है यही है। अभी हमारा ये 2 दिनी हड़ताल है। एक तो जहां पूरे प्रदेश में डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वहीं रानीखेत के प्रधान डाकघर में भी NFPE के आह्वान पर ऑल इंडिया डाक कर्मचारी हड़ताल पर डटे हैं। डाक कर्मचारी डाकघरों में 5 दिन का सप्ताह लागू करने, NPS को बंद करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, डाक सेवकों के लिए गठित कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने, लंबित महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि टारगेट के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जब नेताओं को पेंशन दी जा रही है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा सकती। इसमें मुख्य रूप से जो सरकार की हमारी कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं उसमें जो है जैसे पेंशन हमारे कर्मचारी को ओल्ड पेंशन मिलती थी, पुरानी पेंशन लागू थी, उसकी जगह आज गवर्नमेंट ने नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे GDS कर्मचारी हैं, हमारे पोस्टमैन, हमारे ग्रुप D कर्मचारी, हमारा MTS हैं, तो इनका शोषण जो है लगातार गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसे तुरंत लागू करे और हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के अनुसार हमारी सारी मांगें तुरंत पूरी करे। यही कर्मचारियों की सबसे पुरजोर हमारी यहाँ पर है। पोस्ट ऑफिस के अंदर एक GDS का वर्ग होता है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी GDS पे एक रूल 3A सौंप रखा है जिसमें आप 4 या 5 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं दिखाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वो 10-10, 12-12 घंटे विभाग के लिए काम करता है। तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आखिर GDS का वर्ग कौन सा है? हम आज भी गुलाम हैं या हम आज़ाद देश के नागरिक हैं? तो रूल 3A को हटाकर 8 घंटे कार्यभार देकर GDS को परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब ये नेता लोग अपनी पेंशन को जारी रख रहे हैं तो कर्मचारियों का पेंशन क्यों हटा रहे हैं? पहले अपने आप से जो है उसको। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जारी 2 दिवसीय हड़ताल के तहत सीटू के नेतृत्व में थराली में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और ग्राम प्रहरियों ने भी उप जिला अधिकारी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनहित की बजाय सिर्फ औद्योगिक घरानों को ही लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। सीटू ने 20 सूत्रीय मांगों पर उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए श्रम कानून, निजीकरण पर रोक, भोजन माताओं को मानदेय वृद्धि समेत ग्राम प्रहरियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ 24,000 रुपए वेतन देने की मांग की। वहीं भोजन माताओं ने भी पिछले 3 महीने से मानदेय न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।
हम आज जनपद के कई तहसीलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांगें यही हैं कि जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो स्कीमें हैं उनके बजट में जो कटौती की जा रही है उसको रोका जाए, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करना बंद किया जाए, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर जो यहाँ की जो सार्वजनिक जो परिसंपत्तियाँ हैं उनको कौड़ी के भाव हमारे केंद्र की सरकार अपने जो कॉरपोरेट मित्र घराने हैं उनको बेचने का जो काम कर रही है, इस पर रोक लगे। श्रम कानून जो चारों श्रम कोड हैं उनको वापस लिया जाए, जो पूर्व में जो बड़े कुर्बानी के बाद जो श्रम कानून हासिल किए थे उनकी बहाली हो, ये मांगों के लिए आज यहाँ पर हम लोग जुटे हुए हैं। तो जो एनजीओ के माध्यम से आजकल केले और अंडे, ये खजूर चिप्स जो दिए जा रहे हैं, ये हमारे केंद्रों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। आधे रास्ते में अब जगह जगह केंद्रों पे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ढुलान की तुम खुद उतारो। अंडे केले देहरादून से आ रहे हैं, अंडे अगर यहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ आते आते वो अंडे खराब हो जा रहे हैं। कई घर ले जाते केंद्र पे अंडे ले जाते हुए अंडे फूट जा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है आंगनबाड़ी को। अगर टूट फूट हो गई तो आंगनबाड़ी इसका पैसा भरेगी या इसको पूरा भुगतान करेगी। ठीक, दूसरी हमारी मांग ये है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारा न्यूनतम मानदेय 24,000 किया जाए। और आंगनबाड़ियों का शोषण किया जाता है, ये काम करो वो काम करो, दुनिया भर के काम आंगनबाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन हमें उस तरह का मानदेय कुछ भी नहीं दिया जाता है। आज हमारे सारे ट्रेड यूनियन की संघर्ष संयुक्त लड़ाई है और इसमें हम मतलब जो निजीकरण है उसको बंद किया जाए और जो भी परेशानी हो, जो हमारे जो आज मानदेय हम लोगों तक पहुंच रहा है वो उसमें पूरा आय व्यय नहीं हो पा रहा है, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन घोषणा किया जाए। खाना बना रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? टाइम पे हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो भी स्कूलों में सरकारी कार्यालय का बच्चों का जो भी आ रहा है वो हमको ढुला रहे हैं, ना तो हमको मतलब कोई पैसे दे रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। जब सरकार उनको फ्री सामान दे रही है, सुविधा दे रही है, तो हमको ये वो भी तो दे रही होगी ना उनको, वो ढुलान भी तो दे रही होगी ना उनको, हैं। अभी हमको नवंबर से तनख्वाह नहीं मिली है, टाइम पर हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब 60 साल की नौकरी घोषित कर रहे हैं, बोल रहे हैं अब बुढ़े हो गए तुम 60 साल में घर में बैठो। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनपी न्यूज़। नमस्कार।